आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रमोटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पास इंडिया की लिस्टेड कंपनीज में से सबसे बड़ा स्टेक है। यानी कि अगर मैं बात करूं सारी लिस्टेड कंपनीज की जो बीएसई या एनएसई पे ट्रेड करती हैं, तो एक ऐसा प्रमोटर जिसके पास पूरी लिस्टेड कंपनीज में से 9.28 लाख का स्टेक है। इससे पहले ये सबसे बड़ा स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, लेकिन हाल के दिनों में इस प्रमोटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पीछे छोड़ के इस टाइम पे सारी लिस्टेड कंपनीज में से सबसे बड़ा स्टेक इनके पास है, जो कि 9.28 लाख करोड़ का है। तो दोस्तों वहीं पे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं, तो जो यहाँ पे पीएसयूज हैं उनका पूरा स्टेक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो 9.24 लाख करोड़ का है। यानी कि इस प्रमोटर ने रिसेंट के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट को पीछे छोड़ा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इस प्रमोटर का नाम अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं टाटा सन्स के बारे में। तो दोस्तों टाटा सन्स की बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होती हैं, जिसके चलते हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 कंपनीज के बारे में जो टाटा सन्स जिनका एक प्रमोटर है और वो जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करती हैं। उनके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करेंगे और हो सकेगा तो उनके फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि टाटा सन्स की वो कौन सी कंपनीज हैं जहां पे वो प्रमोटर्स हैं और वो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करती हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं टाटा सन्स की पहली कंपनी की। मेन कंटेंट पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं पहली कंपनी की जो टाटा सन्स की है और जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करती है। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं पूरे आईटी सेक्टर की। तो मैं आईटी सेक्टर से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टाटा सन्स की दो ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली आईटी सेक्टर में काम करती है और एक ऐसी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटी सेक्टर के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर एस्टिमेट किया गया था कि टोटल रेवेन्यू जो आईटी सेक्टर से निकल के आता है वो है 191 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अगर मैं उसका ब्रेकअप करता हूं तो 147 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि बाकी कंट्रीज से निकल के आता है, और जो बाकी बचा हुआ 44 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू है वो इंडिया के डोमेस्टिक बिजनेस से निकल के आता है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि आईटी सेक्टर का जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना बड़ा है और वहां से कितना ज्यादा रेवेन्यू फॉरेन के एक्सपोर्ट से निकल के आता है। यानी कि जो कंपनीज बाहर के क्लाइंट्स को सर्व करती हैं, जो रेवेन्यू वहां से निकल के आता है उसके लिए मैं फॉरेन रेवेन्यू का टर्म यूज कर रहा हूं। और दोस्तों इसके अलावा आईटी सेक्टर पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में इसलिए रहा क्योंकि जब कोविड सिचुएशन पीक पे था तो बहुत सी इंडस्ट्रीज थी जिनके ऊपर बुरा असर पड़ा था और बहुत सी इंडस्ट्रीज का तो रेवेन्यू भी काफी ज्यादा नीचे चला गया था। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसके ऊपर बहुत कम असर पड़ा था। सबसे पहला क्योंकि जब कोविड सिचुएशन पीक पे था तो बहुत से बिजनेसेस ऑनलाइन मूव करे, जिससे डायरेक्टली फायदा हुआ आईटी कंपनीज को। इसके अलावा आईटी कंपनीज को ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं पड़ता था एम्प्लॉयज को, जिसकी वजह से इनके डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा और इस सेक्टर ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना के भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और दोस्तों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री है वो 350 बिलियन यूएस डॉलर्स में ग्रो कर जाएगी बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। चलिए दोस्तों सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं टाटा सन्स की, और इस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्री के बारे में बताते हुए बताया था। जैसे कि आपको पता है कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जिसकी वजह से इंडिया की मार्केट कैप की टर्म्स में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी निकल के आता है कि अगर मैं टोटल टाटा सन्स की प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो टोटल प्रॉफिट में से 75% ऑफ देयर प्रॉफिट निकल के आता है सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से। यानी कि टाटा सन्स के टोटल प्रॉफिट में टीसीएस 75% का कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि 3/4 का कंट्रीब्यूशन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है, जिसकी वजह से टीसीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बन जाती है पूरे टाटा ग्रुप के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर हम टीसीएस के बिजनेस की बात करें तो टीसीएस 149 लोकेशन में ऑपरेट करती है और ये लोकेशंस 46 कंट्रीज के अंदर फैली हुई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि टीसीएस का बिजनेस ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज के अंदर। दोस्तों टीसीएस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने के लिए जरा देख लेते हैं कि टीसीएस का रेवेन्यू कौन सी जियोग्राफी से कितना निकल के आता है और इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री टीसीएस के रेवेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देती है।
चलिए मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि रेवेन्यू जो ब्रेकअप है कंपनीज का, कौन कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा निकल के आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो टीसीएस के अंदर निकल के आता है वो नॉर्थ अमेरिका से निकल के आता है। इसके बाद यूके इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर 15.9% का कंट्रीब्यूशन देता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है टीसीएस के रेवेन्यू के लिए, जहां से इनका 14.7% का टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एशिया पैसिफिक की, तो वहां से इनका ऑलमोस्ट 9.3% का और इंडिया से इनका 5.7% का रेवेन्यू निकल के आता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आईटी कंपनीज होती हैं उनका बिजनेस अलग अलग सेक्टर से निकल के आता है। जैसे कि वो अपनी सर्विसेज देती हैं हेल्थ केयर सेगमेंट को, ऑटो सेगमेंट को। तो यहां पे आपके लिए ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस का रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है अगर हम उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का चंक टीसीएस के लिए निकल के आता है वो बैंकिंग सेक्टर से निकल के आता है, बीएफएसआई, जहां से इनका 30.5% का रेवेन्यू निकल के आता है। इसके बाद इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो रिटेल सेक्टर से, जहां से 15.2%। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं तो 9.9%। इसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं, वहां से इनका 8.6% के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं टीसीएस के बारे में, तो टीसीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा है इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करता हूं तो इस कंपनी को जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2005 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 तक, इसका जो सीएजीआर ग्रोथ निकल के आया है वो 16% का निकल के आया है। यानी कि पिछले 15 साल के अंदर कंपनी ने अपने टॉप लाइन के अंदर सीएजीआर ग्रोथ को 15% पे मेंटेन करके रखा। लेकिन अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी में लेके चलता हूं तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ये सीएजीआर ग्रोथ 19% का निकल के आता है। तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने ग्रो किया है, लेकिन कितने कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो किया है, जिसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दिया इन टर्म्स ऑफ वेल्थ हमारे अलग अलग इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों अगर मैं टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूं तो डायरेक्टली टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स हैं इन्फोसिस, माइंडट्री, एल&टी, इन्फोटेक, इसके अलावा विप्रो। तो दोस्तों वो सारी कंपनी जो डायरेक्टली काम करती है सर्विसेज सेक्टर के अंदर, वो डायरेक्ट कंपटीशन की तरह एक्ट करती हैं टीसीएस के लिए। तो दोस्तों अगर मैं टीसीएस के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 2900 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है और पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 34% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके इमीडिएट नेक्स्ट कॉम्पिटिटर की, जो कि इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 60% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं टाटा सन्स की दूसरी कंपनी की, जो कि आईटी सेक्टर से ही निकल के आती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है इस कंपनी की कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 1830 रुपीज के आसपास का है, लेकिन इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 100% का रिटर्न बना के दिया है। यानी कि अगर आपने इसमें पिछले कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा यहां पे डबल हो गया होता। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो वो 12,000 करोड़ के आसपास का है। अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स के अंदर। लेकिन इनका जो मेजर बिजनेस सेगमेंट है वो ऑटोमेटिव सेक्टर है, यानी कि ऑटो सेक्टर से इनका मेजर बिजनेस निकल के आता है, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर 42% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है। यानी कि मेजर फोकस इनका ऑटोमेटिव सेक्टर में है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, कुछ ऐसे बिजनेस वर्टिकल्स हैं जहां पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के ऑफशोर रेवेन्यू की बात करें कि जो बाकी कंट्रीज इनका रेवेन्यू निकल के आता है, तो यूएस से टाटा एलेक्सी का 36% का रेवेन्यू निकल के आता है। वहीं पे यूरोप से इस कंपनी का 38% का टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। यानी कि 70% के आसपास का रेवेन्यू इनका यूरोप और यूएस से डायरेक्टली निकल के आता है। तो दोस्तों जो कंसिस्टेंसी हमने ग्रोथ की देखी थी टीसीएस के अंदर, वो कंसिस्टेंसी अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो टाटा एलेक्सी के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर मैं इनके प्रॉफिट के सीएजीआर ग्रोथ की बात करता हूं पिछले 5 साल का, तो वहां पे सीएजीआर ग्रोथ 19% से ज्यादा का निकल के आता है। लेकिन टीसीएस ने ये जो कंसिस्टेंसी थी वो पिछले 15 साल में मेंटेन करके रखा था। लेकिन इस कंपनी की बात अभी हम 5 साल की करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी कैसा ऑपरेट करेगी या कैसा कंसिस्टेंसी बना के रखेगी वो तो हमें आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर मैं इस इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करता हूं तो जिस इंडस्ट्री में टाटा एलेक्सी ऑपरेट करती है, इस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं टाटा एलेक्सी के पीई रेशियो का, तो टाटा एलेक्सी का पीई रेशियो 34 के आसपास का है।
वहीं पे दोस्तों अगर हम डेट लेवल्स की बात करते हैं तो टाटा एलेक्सी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है, यानी कि आप इसको एक तरीके से वर्चुअली डेट फ्री कंपनी भी मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो इनके कंपटीशन में L&T टेक्नोलॉजी निकल के आती है, जिस कंपनी ने भी पिछले एक साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई पहली दो कंपनीज की जो डायरेक्टली आईटी सेक्टर के अंदर काम करती थी। अब जल्दी से चलते हैं तीसरी कंपनी के ऊपर, जो कंपनी डायरेक्टली ऑटो सेक्टर के अंदर काम करती है और जिस कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के भी दिया है, और इस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बारे में शायद आप जानते ही होंगे कि इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 400-500 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इसका शेयर प्राइस एक टाइम से 100 से नीचे चला गया था। लेकिन दोस्तों करंटली अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो टाटा मोटर्स का करंट शेयर प्राइस 180 या 185 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है, और पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से ज्यादा का रिटर्न भी बना के दिया है। लेकिन इसका बिजनेस समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के सेगमेंट्स को समझना, और सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में बात करना। तो दोस्तों अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो पिछले कुछ 2 या 3 सालों से ऑटो सेक्टर लगातार स्लो डाउन से निकलता दिख रहा था हमें, लेकिन रिसेंट के टाइम में हमें यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर 20 की बात करता हूं तो यहाँ पे जो CAGR ग्रोथ है वो 1.2% के आसपास का देखा जा सकता है, यानी कि बहुत ही कम ग्रोथ हुआ है इस पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम इंडिया के ऑटो सेक्टर की बात करें तो पूरी दुनिया के ऑटो सेक्टर में इंडिया का ऑटो सेक्टर 4th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री माना जाता है, और वहीं पे अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करता हूं तो ये रैंक इंडिया का यहाँ पे 7th नंबर पे निकल के आता है, यानी कि पूरी वर्ल्ड ऑटो मार्केट के अंदर इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, और जहां पे बहुत ज्यादा व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो दोस्तों जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात होती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आने वाले टाइम के लिए जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माना जा रहा है कि 2025 तक जो इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वो 50,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, और बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनीज और इसके अलावा टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस सेक्टर में काम करने के लिए। तो दोस्तों बहुत से लोग टाटा मोटर्स को टाटा की कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको ये भी बताता हूं कि टाटा मोटर्स के पास जो जैगुआर और रेंज रोवर है, जो कि इंडिया से बाहर भी काफी कंट्रीज के अंदर अपना सेल्स करता है, वो टाटा मोटर्स के टोटल रेवेन्यू में 80% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो यानी कि जिस भी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका शेयर प्राइस ऊपर जाना डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स के बिजनेस की बात करता हूं तो इनका बहुत बड़ा डिपेंडेंसी जैगुआर रेंज रोवर के ऊपर माना जाता है, जो कि इनके टोटल रेवेन्यूज के अंदर 80% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो दोस्तों अगर मैं टाटा मोटर्स की कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात करूं, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो की, तो इनके ऊपर डेट लेवल काफी ज्यादा है। तो जो टाटा मोटर्स की टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.28 के आसपास का है, जो कि काफी बड़ा नंबर माना जाता है अगर आप इनको कंपेयर करते हैं पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ। तो दोस्तों अगर हम नवंबर के मंथ की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की जो टोटल सेल्स थी वो 108% से ग्रो किया था, और यहाँ पे एक ब्रेक्जिट का इंपैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिला था, क्योंकि माना जाता है कि ब्रेक्जिट जब एक टाइम पे पूरा हो जाएगा तो कंपनी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की वो एक तरीके से दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों वो फार फेस्ट है, वो स्पेकुलेशन है जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि टाटा मोटर्स का आपको ये तो समझ में आ गया कि टोटल रेवेन्यू में से 80% रेवेन्यू इनका जैगुआर रेंज रोवर से निकल के आता है, लेकिन कौन कौन से कॉन्टिनेंट से इनका कितना रेवेन्यू निकल के आता है वो भी आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का $6.9 बिलियन का रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से इनका रेवेन्यू $5.6 बिलियन का, इसके अलावा यूरोप से इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू वो $5.7 बिलियन का निकल के आता है। वहीं पे चाइना से भी इस कंपनी का काफी ज्यादा डिपेंडेंसी देखा जा सकता है, जहां से इनका $3.9 बिलियन का रेवेन्यू निकल के आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे आपको आइडिया लगा होगा कि इनका रेवेन्यू अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। दोस्तों टाटा मोटर्स का करंट शेयर प्राइस 183 रुपीज के आसपास का है, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ के आसपास का है, और पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने 0.33% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम मार्च लोस की बात करते हैं तो वहां से लेकर अभी तक कंपनी 100% से ज्यादा ऊपर जा चुकी है। मैं यहाँ पे पीई रेशो की बात नहीं करूंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स करंटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और जब भी कोई कंपनी लॉस करती है तो वहां पे आप पीई रेशो की बात नहीं कर सकते। अगर हम दोस्तों इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर इनका मेजर कॉम्पिटिटर मारुति सुजुकी माना जा सकता है, जो कि पैसेंजर सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर है,
जिनका मार्केट शेयर 50% के आसपास का है। दोस्तों इसके अलावा टाटा मोटर्स का एक और मेजर कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है आइशर मोटर्स, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जैसे कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स का बिजनेस कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी फैला हुआ है, जहां पे इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन आइशर मोटर्स के साथ निकल के आता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं रिटेल एंड कंज्यूमर गुड सेगमेंट की इंडस्ट्री की, क्योंकि जहां से टाटा सन्स की अगली कंपनीज डायरेक्टली लिंक्ड हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें रिटेल सेगमेंट की, तो रिटेल सेक्टर पूरा इंडिया की टोटल जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। और ये सेक्टर पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डायनेमिक और फास्ट पेस निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से नए प्लेयर्स ने एंट्री मारा था, जिसके बाद हमें यहाँ पे फास्ट मूविंग चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर मैं टोटल कंजम्पशन की बात करता हूं तो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर माना जाता है कि 3600 बिलियन यूएस डॉलर्स का कंजम्पशन माना जाता है इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया की टोटल जीडीपी का 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी जो सेक्टर से निकल के आती है, जो टाटा सन्स की फोर्थ कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो शायद कभी ना कभी आपने यूज किया होगा, तो जिसका नाम है टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि वो जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो इस कंपनी के अंडर आता है। इसके अलावा इस कंपनी के पास और भी काफी ब्रांड्स हैं, जैसे कि अगर मैं टेटले की बात करूं तो टेटले टी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ब्रांड है जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, जिसको भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑन करता है। दोस्तों इससे पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था टाटा ग्लोबल बिवरेजेस, जिसके बाद इसका नाम चेंज करके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कर दिया गया। दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। करंटली इस कंपनी का शेयर प्राइस 580 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 54,000 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों वहीं पे अगर हम इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, जो कि 61 के आसपास निकल के आता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एफएमसीजी सेक्टर में नॉर्मली पीई रेशियो ज्यादा होता है, जिसके चलते ये कंपनी भी हायर वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड करती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि टाटा सन्स की फिफ्थ कंपनी है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी बिवरेजेस के अंदर भी अपना काम करती है, तो वहां पे टाटा कॉफी, जो कि इस कंपनी की एक सब्सिडियरी की तरह काम करती है। अगर मैं टाटा कॉफी के बारे में बात करूं तो ये कंपनी कल्टीवेट करती है, अपना कॉफी प्लांटेशन करती है और उसके बाद उनको एंड प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स तक बेचती है। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर मैं मेजर कल्टीवेशन एरियाज की बात करूं तो मेजर कल्टीवेशन एरियाज इस कंपनी का कर्नाटका और तमिलनाडु में फैला हुआ है। जैसे कि मेजर लोकेशंस है कुर्ग और चिकमंगलुरु का, जहां पे कंपनी कॉफी का कल्टीवेशन करती है। दोस्तों इंडिया के अलावा ये कंपनी यूएस एंड यूके के अंदर भी ऑपरेट करती है, जहां पे इनके बिजनेस रन होते हैं। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 107 रुपीज के आसपास का निकल के आता है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं पिछले एक साल के रिटर्न का, तो इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 16% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो टाटा कॉफी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं डेट इक्विटी रेशो की बात करता हूं तो टाटा कॉफी का डेट इक्विटी रेशो 0.93 के आसपास का है, यानी कि जितना डेट है उतना ही इक्विटी है कंपनी के पास। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं सिक्स्थ कंपनी की, जो टाटा सन्स की निकल के आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है, जिसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कंपनी राकेश झुनझुनवाला के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और इस कंपनी का नाम है टाइटन। और इस कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने के लिए मैं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं, जहां से आपको क्रोनोलॉजिकल वे में पता चलेगा कि कंपनी के कौन कौन से ब्रांड है और कंपनी ने कब कौन से ब्रांड को लॉन्च किया था। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कंपनी 1984 पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसका पूरा जर्नी स्क्रीन के अंदर आपको दिखाया गया है। जैसे कि कंपनी ने 1987 के अंदर टाइटन ब्रांड को लॉन्च किया था, इसके बाद 1996 के अंदर तनिष्क ब्रांड को, और इसके बाद सोनाटा, फास्ट ट्रैक, और इसके बाद काफी सारे ब्रांड्स को लॉन्च किया जो इंडिया के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है। अगर मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो ये कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर 5th लार्जेस्ट वॉच मेकर कंपनी मानी जाती है।
तो दोस्तों अगर हम टाइटन के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 32 कंट्रीज के अंदर अपनी वॉचेस को एक्सपोर्ट करती है और इस कंपनी के पास 1500 से ज्यादा अपने स्टोर्स हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो कंपनी का बिजनेस काफी रोबस्ट है और पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी ने लगातार कंसिस्टेंसी दिखाई है अपने रेवेन्यू के अंदर भी और अपने प्रॉफिट के अंदर भी। अगर मैं रेवेन्यू के सीएजीआर की ग्रोथ की बात करता हूं पिछले 5 साल का, तो रेवेन्यू का सीएजीआर ग्रोथ हमें 12% के आसपास का निकल देखने को मिलता है पिछले 5 साल का। और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो वहां पे सीएजीआर ग्रोथ हमें 15% से ज्यादा का देखने को मिलता है, जिससे आपको आइडिया लगता है कि टाटा की इस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी देखी गई है पिछले 5 सालों में। दोस्तों अगर मैं टाइटन के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 1550 रुपीज के आसपास माना जाता है और इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव 34% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। जब कोविड का इंपैक्ट भी अगर हम इसमें डाल दें तो उसके कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री के अंदर टाइटन ऑपरेट करता है वहां पे नॉर्मल प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 के आसपास का माना जाता है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो 190 से ज्यादा का है, तो जिससे हमें समझ में आता है कि कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 के आसपास का है। दोस्तों बात करते हैं टाटा सन्स की 7th कंपनी की, और ये कंपनी को 1954 के अंदर स्टार्ट किया गया था और जिस बिजनेस के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे बहुत से मल्टीनेशनल प्लेयर्स भी हैं, लेकिन इस कंपनी ने अपने सारे मल्टीनेशनल कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए पूरे सेगमेंट का मार्केट लीडर बना और इस कंपनी का नाम है वोल्टास। वोल्टास में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी एसी और रेफ्रिजरेशन सेक्टर के अंदर काम करती है और एसी की डिमांड पिछले कुछ सालों के अंदर काफी ग्रो हुई थी, जिसके बाद इस कंपनी के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करता हूं तो कंपनी के पास 15,000 टच पॉइंट्स है जहां से वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वोल्टास मार्केट लीडर है, तो अगर मैं रूम एसी सेगमेंट की बात करता हूं तो वहां पे वोल्टास का मार्केट शेयर 23% से ज्यादा का है। तो दोस्तों अगर मैं वोल्टास की कंसिस्टेंसी की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो वोल्टास का जो सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 5 साल का वो 8% का निकल के आता है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट का जो सीएजीआर ग्रोथ है वो 6% का निकल के आता है पिछले 5 साल का। तो दोस्तों अगर मैं वोल्टास के शेयर प्राइस की बात करूं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 831 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है और पिछले 1 साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं टाटा सन्स की 8th कंपनी की, जो हमारी आज की वीडियो की लास्ट कंपनी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी कंपनीज हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे और इस कंपनी का नाम है ट्रेंट। ट्रेंट के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि एक टाटा सन्स की कंपनी है। और अगर मैं इसके बिजनेस की बात करता हूं तो ये कंपनी रिटेल में रेडीमेड क्लोथ्स का सेल्स करती है, तो ये कंपनी का मेजर बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहला है वेस्ट साइड, सेकंड है स्टार एंड थर्ड है लैंडमार्क। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं वेस्ट साइड की बात करूं तो ये कंपनी फुटवियर और बाकी एसेसरीज को सेल करता है, जो कि मेन एंड वुमेन दोनों को कैटर करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं स्टार की बात करता हूं तो स्टार 30 स्टोर्स के थ्रू इंडिया में ऑपरेट करता है, जैसे कि इसके कुछ ब्रांड्स है जैसे कि स्टार डेली के नाम से। और दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंडमार्क का, तो लैंडमार्क एक ऐसा मॉडल है इनका जहां से ये टॉयज वगैरह को सेल करते हैं, जो कि एक फैमिली नीड्स को कैटर करता है। दोस्तों अगर मैं ट्रेंड के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली इस कंपनी का शेयर प्राइस 674 रुपीज के आसपास का है और पिछले 1 साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 24% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जा सकता है। दोस्तों वहीं पे अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो ट्रेंड का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,000 करोड़ के आसपास का है। यहां पे मैं पी रेशियो की बात नहीं कर सकता, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे नॉर्मल पी रेशियो 87 के आसपास का माना जाता है, लेकिन जैसे कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो थी आज की 8 कंपनी जो कि टाटा सन्स के अंडर आती हैं, यानी कि जिनका प्रमोटर टाटा सन्स है। तो आने वाले टाइम हम एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम बाकी की 8 कंपनीज की बात करेंगे जो कि टाटा सन्स की कंपनीज हैं और जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन 8 कंपनीज में से वो ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। कि हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.